नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे पर बिग पिक्चर। दोस्तों, आज एक खबर है जो पहली नजर में अच्छी लगती है। भारत का चावल सस्ता हो रहा है। बासमती जो $1100 पर मीट्रिक टन पर था, वो अब $1000 पर मीट्रिक टन पर आ गया, यानी कि करीब 9% की गिरावट। नॉन बासमती जो $350 पर मीट्रिक टन पर था, वो 335 पर आ गया। अब सोचिए, सस्ता चावल तो अच्छी बात है, कंज्यूमर को सस्ता मिलेगा, इंपोर्ट करने वाले देशों को राहत मिलेगी, तो फिर चिंता क्यों, परेशानी क्यों? क्योंकि यह गिरावट डिमांड की ताकत से नहीं आई, यह गिरावट डिमांड की कमजोरी से आई है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में हमने 20.1 मिलियन टन यानी करीब 2 करोड़ टन चावल का निर्यात किया, वो भी 170 से ज्यादा देशों को। $12.5 बिलियन का धंधा किया, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में वही एक्सपोर्ट घटकर $11.53 बिलियन पर आ गया। 7.5% की गिरावट। और मार्च 2026 में तो अकेले एक महीने में ही 15.36% की गिरावट। यानी दुनिया हमारा चावल कम खरीद रहा है। और इसकी वजह सिर्फ वेस्ट एशिया का युद्ध नहीं है, इसकी एक और वजह है जो हमने खुद अपने हाथों से बनाई है। आज बिग पिक्चर में हम इसी कहानी को 3 हिस्सों में समझेंगे। गिरावट क्यों आई, इसमें हमारी अपनी गलती क्या है और आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। तो गिरावट क्यों आई? 4 कारण हैं। पहला कारण वेस्ट एशिया का संकट। दोस्तों, सबसे पहले वो कारण जो हमारे हाथ में नहीं था। 28 फरवरी 2026 को यूएस और इजराइल ने ईरान पर हमला किया। हॉर्मुज स्ट्रेट प्रैक्टिकली बंद हुआ और यहीं से भारत के राइस एक्सपोर्ट की तकलीफ शुरू हुई। ईरान भारत के बासमती राइस का सबसे बड़ा बायर है और उसके साथ यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान, ये सब मिलकर भारत के टोटल राइस एक्सपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा खरीदते हैं। जब हॉर्मुज बंद हुआ, शिपिंग रुकी, इंश्योरेंस महंगी हुई, पेमेंट में डिले आई, कॉन्ट्रैक्ट्स अधर में लटके और एक्सपोर्टर्स के ऑर्डर्स कैंसिल होने लगे। दोस्तों, एक ताजी रिपोर्ट के मुताबिक ईरानियन बायर्स के साथ पेमेंट डिलेज, कॉन्ट्रैक्ट अनसर्टेनिटीज और लॉजिस्टिकल बॉटलनेक्स की वजह से ट्रेड प्रैक्टिकली फ्रीज हो गया। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में इंडिया का राइस एक्सपोर्ट अर्निंग्स में 7 से 8% का डिक्लाइन लार्जली वेस्ट एशियन मार्केट्स की सॉफ्टनेस के कारण आई। यह एक जियोपॉलिटिकल झटका था जो अनएक्सपेक्टेडली आया, जिसे कोई रोक नहीं सकता था। और दूसरा कारण है बफर स्टॉक्स और ग्लोबल ओवर सप्लाई। जी हाँ, दूसरा कारण ग्लोबल सप्लाई साइड से आया। इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल के अनुसार 2026-27 में ग्लोबल राइस प्रोडक्शन 548 मिलियन टन का नया रिकॉर्ड बनाने की संभावना है। इंडिया, वियतनाम, थाईलैंड, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, फिलीपींस सब ने अच्छी फसल काटी है। इंडोनेशिया में तो राइस रिजर्व्स 5 मिलियन टन के ऐतिहासिक हाई पर पहुंच गए, जो पहले कभी नहीं पहुंचे। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के डेटा के मुताबिक अगर हम देखें तो राइस फ्यूचर्स पिछले 12 महीनों में 14.31% नीचे आ गए। जब दुनिया में सप्लाई ज़्यादा हो और डिमांड उसके साथ ना बढ़े तो प्राइसेस गिरते ही गिरते हैं। यह मार्केट का बुनियादी नियम है। इंडिया के पास भी बड़े बफर स्टॉक्स हैं, एफसीआई के गोदाम भरे हैं। इस सरप्लस को बाजार में उतारने का प्रेशर है, जिससे डोमेस्टिक प्राइसेस भी नीचे आ रहे हैं। और तीसरा कारण वेस्ट अफ्रीका और दूसरे देशों की डिमांड में स्ट्रक्चरल चेंज। और अब वो कारण जो सबसे ज्यादा चिंताजनक है। वेस्ट अफ्रीका यानी नाइजीरिया, सेनेगल, कोट दिवोire, बेनिन, घाना, यह देश भारत के नॉन बासमती राइस के सबसे बड़े बायर्स में से थे। 2022-23 में इंडिया के टोटल राइस एक्सपोर्ट का 44.8% अकेले अफ्रीका को जाता था। लेकिन अब एक बड़ा बदलाव आ रहा है। वियतनाम ने वेस्ट अफ्रीका में अपनी पोजीशन मजबूत की है। घाना को वियतनाम की राइस शिपमेंट्स 53.5% बढ़ी हैं। कोट दिवोire में वियतनाम का एक्सपोर्ट लगभग दोगुना हो गया है। नाइजीरिया में लोकल प्रोडक्शन बढ़ रही है।
यील्ड 2014 में 1.9 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर से बढ़कर 2024 में 2.5 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर हो गई, 24% की वृद्धि। और यह बदलाव क्यों आया, इसका जवाब चौथे कारण में है। चौथा कारण, भारत की इनकंसिस्टेंट एक्सपोर्ट पॉलिसी का सबसे बड़ा नुकसान। दोस्तों, यह वो कारण है जिसे हमें सबसे ज्यादा ध्यान से सुनना और समझना चाहिए, क्योंकि यह हमने खुद किया है। जुलाई 2023 में भारत सरकार ने नॉन बासमती व्हाइट राइस के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया, एकदम से, बिना किसी वार्निंग के। सितंबर 2022 में पहले 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई थी और फिर जुलाई 2023 में पूरा बैन। इस एक फैसले ने क्या किया, इंडिया के राइस एक्सपोर्ट्स अफ्रीका और एशिया को एक्सपोर्ट बैन के बाद 10 महीनों में 43% और 25% गिर गए। जब इंडिया ने जुलाई 2023 में नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट बंद किया, FAO का इंडिका प्राइस इंडेक्स अगस्त 2023 में 40% तक उछल गया। यानी इंडिया के बैन से दुनिया भर में राइस महंगा हो गया और उन देशों ने जो इंडिया पर डिपेंड करते थे एक सबक सीखा। वो सबक था, इंडिया पर भरोसा मत करो। नाइजीरिया ने अपने किसानों में इन्वेस्ट करना शुरू किया, यील्ड बढ़ाने के लिए प्रोग्राम्स लॉन्च किए। सेनेगल और कोट दीवुआर ने डोमेस्टिक राइस प्रोडक्शन को प्रायोरिटी दी। घाना ने वियतनाम और थाईलैंड से लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स किए। यानी इंडिया के एक झटके ने उन देशों को सेल्फ रिलायंट बनने पर मजबूर कर दिया। हमने उनको रास्ता दिखाया। और अब जब इंडिया ने अक्टूबर 2024 में बैन हटाया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो बायर्स पार्शियल रूप से दूसरे सप्लायर्स की तरफ शिफ्ट हो चुके थे। एक रिसेंट एनालिसिस में साफ लिखा है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में इंडिया की बासमती अर्निंग्स में 7 से 8% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन आया है, लार्जली टाइड टू सॉफ्टर वेस्ट एशिया डिमांड। जी हाँ, लेकिन नॉन बासमती में अफ्रीका की शिफ्टिंग पैटर्न्स भी एक बड़ा फैक्टर है। यह सिर्फ मार्केट की बात नहीं है, यह ट्रस्ट की बात है। एक्सपोर्ट ट्रेड में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? प्रेडिक्टेबिलिटी। कोई बायर किसी सप्लायर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन तभी बनाता है जब उसे पता हो कि अगले साल भी माल आएगा। और जब इंडिया ने अचानक बैन लगाया तो उन बायर्स के पास कोई वार्निंग सिग्नल नहीं था, उनके पास स्टॉक्स नहीं थे। उन्हें इमरजेंसी में थाईलैंड और वियतनाम से 30 से 40% महंगा चावल खरीदना पड़ा। एक बार यह हुआ तो उन्होंने सोचा यह दोबारा नहीं होना चाहिए और उन्होंने अपनी सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई कर दी। इस गिरावट का असर किसान पर क्या पड़ेगा? तो दोस्तों, एक्सपोर्ट प्राइस गिरता है तो उसका असर कहाँ जाता है? किसान के घर तक पहुंचता है। सिर्फ एक्सपोर्टर तक नहीं रहता, किसान के घर तक पहुंचता है। जब इंटरनेशनल बायर कम प्राइस पर खरीदता है तो एक्सपोर्टर कम प्राइस एक्सेप्ट करता है। एक्सपोर्टर कम प्राइस एक्सेप्ट करता है तो मिलर को कम देता है, और मिलर को कम देता है तो किसान को मंडी में कम भाव मिलता है। यह चेन इसी तरह से काम करती है। भारत में बासमती उगाने वाले किसान, मेनली जो पंजाब, हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड में हैं, यह किसान ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस में है। पैडी कल्टीवेशन वाटर इंटेंसिव है और अब अगर प्राइस भी गिरे, दाम भी गिरे, तो वो डबल प्रेशर में आ जाते हैं। नॉन बासमती मुख्यतः आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन स्टेट्स में उगती है। यहाँ के किसानों के लिए एक्सपोर्ट प्राइस एक बड़ा इनकम ड्राइवर है। अगर एक्सपोर्ट डिमांड वीक रही तो मंडी प्राइसेस MSP के करीब या उससे नीचे आ सकती हैं और तब गवर्नमेंट को प्रोक्योरमेंट बढ़ानी होगी, जो FCI के ऑलरेडी फुल गोदामों पर और बोझ डालेगा। यह एक पॉलिसी साइकिल है जो खुद को फीड करता रहता है। आगे का रास्ता क्या है, ये जानना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हम सिर्फ सवाल ही नहीं उठा सकते, हम सॉल्यूशंस की भी हमें बात करनी होगी। दोस्तों, वो सॉल्यूशंस जो इस सिचुएशन को बदल सकते हैं। तो पहला सॉल्यूशन, मार्केट्स डाइवर्सिफाई करो। वेस्ट एशिया और अफ्रीका पर ओवर डिपेंडेंस कम करो। इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन ने 26 नए टारगेट मार्केट्स आइडेंटिफाई किए हैं, जिनमें जापान, साउथ ईस्ट एशिया, लैटिन अमेरिका, ईस्टर्न यूरोप। लेकिन यह काम शुरू हो चुका है, लेकिन इसे और तेज करना होगा, इसमें तेजी लानी पड़ेगी। जापान में राइस शॉर्टेज का दौर था, वहाँ GI टैग्ड वैरायटीज के लिए प्रीमियम अपॉर्चुनिटी है। साउथ ईस्ट एशिया में प्रोसेस्ड राइस प्रोडक्ट्स लाइक पारबॉइल्ड राइस, राइस फ्लोर, राइस ब्रैन ऑयल की डिमांड बढ़ रही है। जब एक मार्केट बंद हो तो दूसरे तुरंत खुल सकें, इसके लिए 26 नहीं
50 एक्टिव मार्केट्स होने चाहिए। और दूसरा सॉल्यूशन क्या है? तो दूसरा सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो वैल्यू एडिशन, रॉ से प्रोसेस्ड की तरफ। इंडिया अभी मेनली रॉ राइस एक्सपोर्ट करता है, पारबॉइल्ड राइस, राइस फ्लोर, राइस ब्रान ऑयल, प्री कुक्ड राइस, ऑर्गेनिक राइस, ये सब प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं जिनमें वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। बासमती की ब्रांडिंग एरोमेटिक प्रीमियम ग्रेन के रूप में जापान, कोरिया, यूएस, यूके में और एग्रेसिव होनी चाहिए। जीआई टैग है, उसका फुल कमर्शियल यूज होना चाहिए। तीसरा सॉल्यूशन, अल्टरनेट रूट्स और इंश्योरेंस मैकेनिज्म। हॉर्मुज बंद है, इसलिए वेस्ट एशिया को शिपिंग मुश्किल है, लेकिन अफ्रीका के लिए अल्टरनेटिव रूट्स हैं। केप ऑफ गुड होप रूट लॉन्गर है, बड़ा है, लेकिन सेफ है। गवर्नमेंट को एक्सपोर्टर्स के लिए फ्रेट सब्सिडी या वॉर रिस्क इंश्योरेंस सपोर्ट देना चाहिए। और चौथा सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? यह सॉल्यूशन सबसे ज़्यादा जरूरी है। एक्सपोर्ट पॉलिसी कंसिस्टेंट रखनी होगी। दोस्तों यह सबसे बड़ा लेसन है, और यह लेसन केवल इकोनॉमिक्स का नहीं है, यह ट्रस्ट का है। 2022 में एक्सपोर्ट ड्यूटी, 2023 में बैन और 2024 में बैन हटाया, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगाया और फिर एमईपी भी हटाया। इतने बदलावों में कोई बायर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कैसे करे? कोई अफ्रीकन इंपोर्टर साल भर का बजट कैसे बनाए जब उसे नहीं पता कि 6 महीने बाद इंडिया एक्सपोर्ट करेगा भी या नहीं करेगा? IFPRI यानी इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने साफ कहा है, इंडिया की एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस का अफ्रीका पर जो असर हुआ वो एक मेजर इम्पैक्ट है ग्लोबल राइस ट्रेड पर, इंक्लूडिंग सप्लाईज एंड प्राइसेस। और जो देश इंडिया पर डिपेंड करते थे उनके राइस प्राइसेस इंडिया के बैन के बाद ड्रामेटिकली ऊपर गए। थाईलैंड और वियतनाम से उन्हें 30 से 40% प्रीमियम देना पड़ा। वर्ल्ड फूड सिस्टम में इंडिया का रोल एक रिलायबल सप्लायर का है। दुनिया का 40% से ज़्यादा ट्रेडेड राइस इंडिया से जाता है। यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई देश ग्लोबल फूड मार्केट में 40% की हिस्सेदारी रखता हो और अचानक सप्लाई बंद कर दे तो वो सिर्फ अपना बिजनेस नहीं खोता, वो दुनिया की फूड सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाता है। और फिर जब वापस सप्लाई करना चाहे तो बायर्स उस पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करते। डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी जरूरी है, यह बात बिल्कुल सही है। अपना पेट सबसे पहले भरना होता है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन अगर इंडिया में शॉर्टेज हो तो पहले अपना घर भरो, लेकिन इसके लिए एक बेटर मैकेनिज्म चाहिए। एक्सपोर्ट बैन नहीं, बफर स्टॉक मैनेजमेंट चाहिए, एडवांस वार्निंग सिस्टम्स चाहिए, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन चाहिए। अगर एक्सपोर्ट को रेगुलेट करना ही हो तो क्वार्टरली लिमिट्स अनाउंस करो ताकि बायर्स प्लान को समझ सकें और उसी के अकॉर्डिंग प्लान कर सकें। सडन बैन से दोनों को नुकसान होता है, बायर्स को भी और भारत के किसान को भी। वियतनाम और थाईलैंड ने एक बात सीखी है, वो बायर्स को कभी अचानक नहीं छोड़ते। उनकी एक्सपोर्ट पॉलिसी प्रेडिक्टेबल है, इसीलिए वेस्ट अफ्रीका में वियतनाम का शेयर बढ़ रहा है और भारत का शेयर घट रहा है। अब आते हैं बिग पिक्चर कंक्लूजन पे कि आखिर इसका बिग पिक्चर कंक्लूजन क्या है। तो दोस्तों आज की कहानी सिर्फ प्राइस की नहीं है, दाम की नहीं है। बासमती $1100 से 1000 पर आ गया, नॉन बासमती $350 से $335 पर आ गया। ये नंबर्स हैं, लेकिन इन नंबर्स के पीछे एक बड़ी कहानी है। वेस्ट एशिया में युद्ध है जो हमारे हाथ में नहीं था। ग्लोबल ओवर सप्लाई है जो पार्टली हमारी अपनी रिकॉर्ड प्रोडक्शन की वजह से है, लेकिन एक वजह हमारे हाथ में थी, एक्सपोर्ट पॉलिसी। जब जुलाई 2023 में इंडिया ने अचानक नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट बंद किया तो अफ्रीका में 45% सप्लाई अचानक गायब हो गई। वहां के कंट्रीज पैनिक में आ गए। उन्होंने इमरजेंसी में दूसरे सोर्सेज ढूंढे और धीरे धीरे अपने किसानों में इन्वेस्ट करना शुरू किया। यह गलती हमारी थी और उस गलती की कीमत आज भारत का राइस एक्सपोर्टर चुका रहा है और कल किसान चुकाएंगे। $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट टारगेट है 2030 तक। राइस एक्सपोर्ट उसका एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन अगर बायर्स का भरोसा नहीं रहा तो कोई FTA, कोई G2G डील, कोई डिप्लोमेटिक आउटरीच काम नहीं करेगी। ट्रेड में सबसे बड़ी करेंसी होती है रिलायबिलिटी। फ्रांस अपना वाइन बंद नहीं करता, न्यूजीलैंड अपना डेयरी बंद नहीं करता, कनाडा अपना व्हीट बंद नहीं करता, चाहे घरेलू प्राइसेस कुछ भी हों, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार बायर का भरोसा टूटा तो वापस जीतने में सालों लगते हैं। भारत को यही सीखना है।
डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करो, लेकिन एडवांस प्लानिंग से, बफर स्टॉक से, डिमांड फोरकास्टिंग से, सडन बैन से नहीं। और इंटरनेशनल बायर्स को, चाहे वो वेस्ट अफ्रीका में हो, साउथ ईस्ट एशिया में हो या मिडिल ईस्ट में, यह मैसेज देना होगा कि भारत एक रिलायबल पार्टनर है। हम बात करके हल निकालते हैं, अचानक दरवाजा बंद नहीं करते। और जिस दिन भारत की यह इमेज बनेगी, उस दिन 1000 वाला बासमती फिर से $1200 पर जाएगा और नॉन बासमती 335 से 400 की तरफ, क्योंकि प्राइस तभी बढ़ता है जब बायर को यकीन हो कि माल आएगा। और यही है आज का बिग पिक्चर। धन्यवाद, नमस्ते।